नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। और मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने का उद्देश्य क्या है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी उसमें दुरुस्त रखें, यही इसका लक्ष्य है। तो शुरुआत हम उस सवाल के साथ करेंगे जो हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये जवाब देख लीजिए, जो पहले देख चुके हैं अब इसको समझ जाइए कि सवाल का जवाब आखिर है क्या। कि खबरों में रहा कुर्स्क क्षेत्र। अब देखिए, खबरों में कुर्स्क क्षेत्र था, तो पूछ यह रहा है कि यह कुर्स्क क्षेत्र है कहां पे? यूक्रेन, रूस, ताजिकिस्तान या पाकिस्तान? तो सही जवाब क्या है? देखिए, कुर्स्क क्षेत्र जो अभी खबरों में हाल में रहा है वह खबरों में रहा है यूक्रेन की वजह से कि यूक्रेन ने इस क्षेत्र पर हाल ही में हमला किया और यह जानकारी दी कि इस क्षेत्र पर उसने कब्जा भी जमाया हुआ है। तो यह जो क्षेत्र है वह फिर कहां हो सकता है? अंदाजा बिल्कुल रूस में होगा। तो रूस में कहां पे होगा? अब देखिए, ये रूस में पश्चिम की तरफ आएंगे तो यह पास में ही है यूक्रेन के, तभी तो यूक्रेन यहाँ पे हमला किया है आके। और ये आप देखें तो यहाँ पे आपको सागर मिल जाएगा। बताइए कौन सा सागर है अगर आपको याद है तो। लेकिन फिलहाल के लिए रूस, कुर्स्क, यूक्रेन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगले सवाल में देखते हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, लिंगशुई 36-1 गैस क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब क्या है कि हमें लिंगशुई 36-1 के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए, तभी सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो बहुत कुछ पता क्यों होना चाहिए, उसके पीछे की वजह है। स्टेटमेंट देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं। लिंगशुई 36-1 गैस क्षेत्र अत्यंत गहरे जल में विश्व का पहला बड़ा अल्ट्रा शैलो गैस क्षेत्र है। दूसरा, यह महत्वपूर्ण खोज क्षेत्र में पहले से मौजूद भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। फिर तीसरा है, गैस क्षेत्र में 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस होने का अनुमान है। फिर चौथा है, दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देशों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय विवादों का क्षेत्र है। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, इन चारों स्टेटमेंट में ये जानने के लिए हमें जानना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब हमारा जो जवाब सही होगा वो होगा जो इनमें से कौन सा कथन गलत है, हमें ये देखना है। हम पहले लिंगशुई 36-1 देख लेते हैं कि आखिर है कहां पे। तो यहां पर है। अब आप सोचेंगे ये दुनिया के नक्शे का कौन सा क्षेत्र है, तो जरा इसको हम नक्शे में और अच्छे तरह से देखते हैं। ये साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी में ये आप देखें तो ये जो चाइना का ही एक आइलैंड है और इसी आइलैंड में इस जगह पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो क्षेत्र है वह वो क्षेत्र है जहां पे चाइना अपना दावा करता है, यह वो आइलैंड है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे और भी गैस के क्षेत्र हैं, सबके अपने अलग अलग नाम हैं। यहाँ पे देखें तो 36A है, यहाँ पे 21A है, 17-2 है, अलग अलग नाम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही 36A की। और इसकी खास बात क्या है कि यह विश्व का पहला बड़ा अल्ट्रा शैलो गैस क्षेत्र है। ठीक है, प्राकृतिक गैस तो दुनिया में अलग अलग देशों में बहुत है, भारत के पास भी है, रूस के पास सर्वाधिक प्राकृतिक गैस है। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? यहां बात हो रही है विश्व का पहला बड़ा अल्ट्रा शैलो गैस क्षेत्र, एक खास क्षेत्र की बात हो रही है वहां पे। तो इसमें पहले नंबर पे है, नो डाउट ये पहला स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में कोई गलत नहीं है। लेकिन दूसरा देखिए, यह महत्वपूर्ण खोज क्षेत्र में पहले से मौजूद भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है राजनीतिक तनाव को? देखिए, साउथ चाइना सी यह जो क्षेत्र है, यहां पे देखें आप तो फिलीपींस के अलावा मलेशिया के अलावा वियतनाम, मलेशिया का मतलब ये वाला जो क्षेत्र है यह भी साउथ चाइना सी में अपना अधिकार बताता है, यानी कि चीन का विरोध करता है। वियतनाम भी विरोध करता है, फिलीपींस भी विरोध करता है, इनफैक्ट ताइवान भी विरोध करता है साउथ चाइना सी में। तो साउथ चाइना सी में अगर कुछ प्राप्ति होती है संसाधनों को लेकर के, कुछ सामने दिखाई देता है आर्थिक लाभ, तो उसमें चीन जब अपना दावा करेगा तो बाकी विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि जब चीन हर जगह अपना अधिकार जताता है तो उस वहां पर मौजूद लोग भी तो वहां पे उसका प्रतिशोध या एक तरह से कह सकते हैं कि विरोध कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पे स्पष्ट हो गया कि जो यह दूसरा स्टेटमेंट है यह सही होगा, यह तो सीधे सीधे समझ में आता है। तीसरा देखिए, गैस क्षेत्र में 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस होने का अनुमान है। तो यह तथ्यात्मक जानकारी है, तो सबसे ज्यादा तो है ही, और सबसे ज्यादा होने के साथ साथ अनुमान कितना है कि 100 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक प्राकृतिक गैस हो सकती है यह बड़ा अल्ट्रा शैलो गैस क्षेत्र जो है।
तो यह स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला वाला और तीसरा वाला तो तथ्यात्मक जानकारी थी, मैप से पता नहीं चलेगा, लेकिन जो दूसरा वाला था भू राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है, यह हमें मैप से पता चलता है, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में अलग किस्म का विवाद तो है ही। फिर उसके बाद चौथा देखिए, हमें अभी तक तीनों सही मिले हैं, हमें जानना है गलत कौन सा है। चौथा देखते हैं, शायद ये गलत हो। दक्षिण चीन सागर फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रुनेई और ताइवान जैसे देशों से जुड़े प्रमुख क्षेत्रीय विवादों का क्षेत्र है। अब यहां पे देखिए, यहां पे ब्रुनेई तो देखिए है, ये ब्रुनेई है, मैंने उस वक्त नाम नहीं लिया था। मलेशिया भी आपको मिल गया, वियतनाम भी मिल गया, फिलीपींस भी मिल गया, ताइवान भी मिल गया, जापान और दक्षिण कोरिया नहीं मिला, वो यहां के विवाद में नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जापान दक्षिण कोरिया नहीं है, तो इसका मतलब यह गलत है। अगर ये दोनों हट जाते तो ये भी सही हो जाता। तो सही जवाब क्या है, यानी कि गलत कथन कौन सा है, डी है, और यही हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। पोलर वॉर्टेक्स, अगर आपको पोलर वॉर्टेक्स पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता है तो सवाल थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पोलर वॉर्टेक्स क्या, ये भी समझेंगे कि पोलर वॉर्टेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है, पहली बात। फिर है कम तापमान और शक्तिशाली वायुमंडलीय तरंगे वायुमंडलीय चर के क्षेत्रों में आवधिक अवरोध वॉर्टेक्स भंवर को बाधित करती हैं। क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या केवल एक सही है, कि एक दो या दो सही है, या तो कोई भी नहीं है। अब चलिए यहां पे देखते हैं। यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है। देखिए, ये धरती जो है हमारी, यह जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, अगर उसको ऊपर से हम देखें, टॉप व्यू देखें, तो हमें कौन सा पोल दिखाई देगा, नॉर्थ पोल एक तरफ दिखाई देगा और एक तरफ साउथ पोल दिखाई देगा। तो यहां पे आपके सामने नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल होने की वजह से देखिए एशिया, नॉर्थ अमेरिका कुछ ही दूरी पे है, और बीच में यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ पोल का क्षेत्र है। इसी के जस्ट अपोजिट जाएंगे तो साउथ पोल होगा। पोल में दोनों ही तरफ जो स्थिति है ध्रुव पर, वहां पर निम्न दाब और ठंडी पवनों का एक बड़ा क्षेत्र, यह बात कह रहा है। तो कहां पर है, देखिए पहले टॉप व्यू का मतलब समझिए आप, कि एक तो होता है कि हम पृथ्वी को जब हम सामने से ऐसे देखते हैं, दुनिया का जो नक्शा देखते हैं, यहाँ पे हमें भारत दिखाई देता है, यहाँ पे बाकी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं बात को। तो ये हमारा सामने से ही, ये फ्रंट व्यू कहलाता है। लेकिन ये ध्रुव है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इस नॉर्थ पोल को जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो अब पोलर वॉर्टेक्स है, पोलर वॉर्टेक्स में क्या है, पवनों का एक बड़ा क्षेत्र कह रहा है। तो पवनों का क्षेत्र यह मूवमेंट कर रहा है, तो किस तरफ कर रहा है, दोनों ही पोल पर अलग अलग। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो जो पोलर वॉर्टेक्स है, पवनों का जो क्षेत्र है, यह एंटी क्लॉकवाइज करता है, और साउथ पोल में क्लॉकवाइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि आप देखिए जस्ट अपोजिट में, एक नॉर्थ में एक साउथ में है, दोनों कर किधर रहे, पृथ्वी की जो दिशा है, पृथ्वी जिस तरफ घूम रही उस दिशा में ये घूम रहे हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल की वजह से ही इन्हें वह मौका मिला कि ये घूमना शुरू किए। तो यहां पे आप देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो अब टॉप व्यू से आप देखिए जो हवा है वो भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और नीचे वाली है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब यहां पे देखिए बात आती है ये बन कैसे रहा है, दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब। तो जो ध्रुव है यहां पे हम, जैसे ये टॉप व्यू है, या इसको हम एक ऐसे सामने से अगर फ्रंट व्यू में देखें, तो यहां पे ध्रुवों में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, लेकिन कहां, नीचे की तरफ। लेकिन ऊपर की तरफ कुछ ऊंचाई पर हम जब जाते हैं ध्रुवों में, तो उस जगह पर लो प्रेशर होता है। उसी की बात कर रहा है कि यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब होता है। नीचे हाई प्रेशर है ध्रुवों पर, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो लो प्रेशर रहेगा। अगर नीचे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर है, तो अब हुआ क्या कि आसपास की जो हवाएं हैं वह ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर की तरफ उठ के आगे की तरफ आई और एक तरफ इकट्ठी हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक खास बल से जब घूमना शुरू करती हैं, तो वो वामवर्त दिशा में ऊपर की तरफ, नीचे दक्षिणवर्त दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। तो उसमें ध्रुवों के आसपास निम्न दाब का होना जरूरी है, और ये ठंडी पवनें होती हैं, ये ठंडी पवनों का पूरा क्षेत्र होता है। तो ये अपने आप में आप देखें तो ये एक इस तरह से ये घूमती रहती हैं, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही हैं। अब बात ये है कि ऐसे घूमते जाएंगी, ये चारों तरफ से अपना एक परिधि बना के घूम रही हैं, एक बस समान नहीं दिखेंगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेंगी, ठीक है। अब ये परिधि में घूम रही हैं। अब हुआ क्या, मान लीजिए जो तापमान है, यहाँ पे लिखा है कम तापमान और शक्तिशाली वायुमंडलीय तरंग,
तो तापमान और वायुमंडलीय तरंग इसे प्रभावित कर सकती है। अब आप देखिए, ये जो जेट स्ट्रीम है इसी पोलर वॉर्टेक्स के किनारे, ये पोलर वॉर्टेक्स का मतलब इसको भंवर समझ सकते हैं, ध्रुवों का भंवर है जो घूम रहा है। अब उसके ही किनारे किनारे जेट स्ट्रीम चल रही है। जेट स्ट्रीम कहाँ चल रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। ये जेट स्ट्रीम जब कमजोर हो जाएगी, जब वीक हो जाएगी, तो जेट स्ट्रीम अगर वीक होगी तो ये जो पोलर वर्टेक्स है वो नीचे के अक्षांशों में, ध्रुवों से नीचे के अक्षांशों में आएंगे तो क्या होगा? अमेरिका में ठंड बढ़ जाएगी, अमेरिका में ठंडी हवाएं आ जाएंगी, और इधर की जो गर्म हवा थी वो पोल की तरफ चली जाएगी। तो आना जाना ये हो जाएगा। ये क्यों होगा? जेट स्ट्रीम जब कमजोर पड़ेगी, तापमान जब बढ़ेगा, तापमान बढ़ने की वजह से एक्सपांड होगा, आगे पीछे होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम तापमान बोला है, तो कम तापमान की वजह से पोलर वर्टेक्स को दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी जब तापमान बढ़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है। तो उत्तर क्या हो गया? केवल एक। यहाँ पे एक ही सही है, पहला वाला ही सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव अरब सागर तक पहुंचने के मुख्य मार्ग के रूप में हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहली बात। फिर दूसरी बात है कि 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मालदीव द्वीप समूह में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल में पूछ क्या रहा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। मतलब कि कथन 2 से यह पता चले कि हाँ कथन 1 सही क्यों है, उसका कारण कहीं ना कहीं दिखाई दे। फिर है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, लेकिन कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। फिर है कथन 1 सही नहीं लेकिन कथन 2 सही है। अब यहाँ पे देखिए कि भारत के दक्षिण में मालदीव अरब सागर तक पहुंचने के मुख्य मार्ग के रूप में हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि नहीं है। अब ये देखिए, हिंद महासागर यहाँ पे है आपका, मालदीव यहाँ पे अरब सागर की तरफ जाने के लिए एक मुख्य रास्ता दिखाई देता है, बीच में पड़ता है। अब यहाँ पे यह हो गया पहली वाली बात कि भारत के दक्षिण में स्थित मालदीव अरब सागर तक पहुंचने के मुख्य मार्ग के रूप में हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये बात मैप देख के ही समझ में आ रही है कि हिंद महासागर से जब कोई अरब सागर की तरफ बढ़ेगा तो रास्ते में उसे मालदीव मिलेगा, तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही। अब ये देखिए है भारत के दक्षिण में, तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ये वाला सही है। अब ये देखिए 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह से अलग करता है मालदीव को, और 8 डिग्री चैनल जो है वह मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव के बीच में है, और मिनिकॉय आइलैंड से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो पूरा बाकी का जो लक्षद्वीप है वो आपको मिलेगा। 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो यहाँ पे तो अतिरिक्त जानकारी है, लेकिन मुख्य बात यह कि पहला सही है। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहता है कि 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मालदीव द्वीप समूह में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था मालदीव का। यह बात भी सही है तथ्यात्मक रूप से कि 12वीं शताब्दी के पहले था, काफी ज्यादा था वहां पे बौद्ध धर्म 12वीं शताब्दी के पहले तक। अभी भी है लेकिन उस मात्रा में था जितना पहले था। तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर यह बात भी सही है, यह भी सही है, लेकिन कथन 2 की कोई सही व्याख्या तो नहीं कर रहा है, उससे आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। तो यहां पे हम देखें कि कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यही हमारा उत्तर है बी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश फाइव आइज अलायंस का हिस्सा हैं? फाइव आइज अलायंस क्या है? फाइव आइज अलायंस में देखिए नाम से ही पता चलेगा 5 देश हैं इसमें। 5 देशों का एक ऐसा अलायंस है जो बहुत कह सकते हैं कि गुप्त है, गुप्त जानकारियां और विशेष जानकारियां जो चुपचाप तरीके से एक दूसरे को साझा कर रहे हैं, और यह नजर बनाए रखते हैं बाकी देशों पर या उन देशों पर जिनसे इन्हें खतरा महसूस होता है। तो अपने आप में जैसे हर देश की अपनी एक एजेंसी होती है जो गुप्त कार्य कर रही है एक, लेकिन ये वो एजेंसियों का समूह है जो 5 देश हैं उनका। तो वो 5 देश हैं कौन से और ये अस्तित्व में आया कैसे, दोनों बातें हमें समझनी पड़ेंगी। तो पहले देश देख लेते हैं, फिर मैं अस्तित्व में बताता हूं कैसे आया। तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, फ्रांस 7 हैं, लेकिन उत्तर में 5 ही होने चाहिए। तो 5 है कौन से? तो देखिए दुनिया के नक्शे पर वो 5 देश कुछ इस प्रकार से हैं। पश्चिम से शुरू करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद सबसे पूर्व में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में कनाडा भी है, और उसके बाद न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 देश हैं। तो आप देखें ये ज्यादातर जो सारे देश हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को देख लें, छोड़ दें, तो बाकी सब पश्चिम में है और यह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पूर्व में है।
शुरुआत में यह जो फाइव आइज अलायंस था उसमें 2 ही थे देश, 5 आइज नहीं थे तब, एक तरह से कह सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर नजर बनाए रखने के लिए, जापान पर नजर बनाए रखने के लिए, खुफिया जानकारी साझा करने के लिए यूएसए और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एक अपना अलायंस बना लिया, अपना ग्रुप बना लिया और जानकारी आपस में साझा करना शुरू की। बाद में इन्होंने अपनी संख्या का विस्तार किया और 2 से ये बन गए 5। हालांकि 9 आइज अलायंस भी है, इन्हीं 5 ने अपना संख्या का विस्तार आगे भी किया है और इससे भी ज्यादा 14 तक किया है, लेकिन जो मेन है वो 5 आइज अलायंस में वो यही है, तो ये पता रहे आपको, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे देखिए सवाल में आते हैं। भारत और फ्रांस नहीं है, बाकी पांचों दिखाई देंगे आपको 5 आइज अलायंस के। तो उत्तर क्या हो गया, 5 और 7 को अगर छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 6, बी हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए अब आगे देखें, अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह और एक तरफ देश है, ये 3 बंदरगाह हैं और 3 देश भी हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित है, एक है या एक से ज्यादा है, दोनों हो सकता है। तो न्यू कैसल बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया, एबॉट पॉइंट बंदरगाह तंजानिया, दार एस सलाम बंदरगाह इजराइल। अब चलिए इसको देखिए, यहां पे आप देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया है, 2 बंदरगाह तो हमें यही दिख गए, न्यू कैसल बंदरगाह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ये भी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ एबॉट पॉइंट। अब देखिए न्यू कैसल बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया, तो ये वाला सही है। एबॉट पॉइंट बंदरगाह भी ऑस्ट्रेलिया मिल गया, लेकिन ये तंजानिया बता रहा है, जो कि गलत है। ये होगा कहां, ऑस्ट्रेलिया में। तो दूसरा वाला तो गलत है, पहला सही है। अब तीसरा देखते हैं। दार एस सलाम बंदरगाह इजराइल बोलता है, तो दार एस सलाम बंदरगाह इजराइल में नहीं है, यह है तंजानिया में। तो तंजानिया में आप देखें तो दार एस सलाम बंदरगाह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला तो सही था, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। तो सही जवाब में एक ही सही है, यानी कि ए हमारा सही उत्तर है, केवल एक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदियां हैं और कहां पर जाके वो मिलती हैं, किस जगह पर वो जाके गिरती हैं, ये देखना है। मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर या जम्बेजी हिंद महासागर। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 3 और 4 या 1 2 और 4? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मेकोंग नदी तिब्बत से निकलती है, मेकोंग नदी, और आगे बढ़ते हुए लाओस में जाती है और उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हुए अन्य देशों से, एशियाई देशों से होते हुए कहां पहुंचती है, साउथ चाइना सी में पहुंचती है। लास्ट में वियतनाम से ये साउथ चाइना सी में गिरती है। वियतनाम के पहले कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस। तो तिब्बत चाइना से होते हुए लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, और गई कहां, फिर साउथ चाइना सी में। और यहाँ क्या लिखा है, अंडमान सागर। इसका मतलब ये गलत है, यहाँ पे साउथ चाइना सी होना चाहिए, दक्षिण चीन सागर। अब दूसरी बात कि मेकोंग जो है, मेकोंग नदी ऐसी है जो बहुत प्रमुख नदी है, विश्व की 13 जो प्रमुख नदियां हैं उसमें 13वें नंबर पे है। अब यहाँ पे बात आती है, मेकोंग नदी ऐसी नदी है जिस पर बांध बहुत सारे चीन ने बना लिए हैं, जिसकी वजह से लाओस की तरफ पानी की कमी हो गई है। यहाँ आगे की तरफ पानी उतना आ नहीं रहा है जितना आना चाहिए था, तो इसी वजह से विवाद भी चल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, थेम्स और आयरिश सागर। थेम्स नदी अब देखिए तो यह आपको इंग्लैंड में मिलेगी, थेम्स नदी, और ये नॉर्थ सी में जाती है, तो यहां पे ये भी गलत मिल गया। अब वोल्गा कैस्पियन सागर, अब वोल्गा नदी देखिए कहां पे है, वोल्गा नदी आपको मिलेगी रूस में, और ये देखिए रूस में बहुत लंबी दूरी तय करते हुए पहुंचती है कैस्पियन सी में, तो ये तो सही मिल गया। तो अब ये हमारा एक कोई सही मिला है, वो है वोल्गा कैस्पियन सागर में, और जो कि है रूस में, और उसके बाद जम्बेजी हिंद महासागर में। तो पता तो रहे जम्बेजी नदी पहले है कहां पे। तो देखिए जम्बेजी नदी आपको मिलेगी यहां पे, एक तरफ से शुरू करिए, जिम्बाब्वे से आगे बढ़ते 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 गई ये मोजाम्बिक से होते हुए इंडियन ओशियन। अब ये देखिए तो ये अफ्रीका के कई देशों में जा रही है, एक तरफ से शुरू हुआ है और ये बढ़ते 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 जाम्बिया, जिम्बाब्वे और उसके बाद अंत में जाम्बेजी। और कहां से निकल रही है, और भी पहले से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये है कई देशों में बहने वाली नदी। जैसे कि हमने देखा ज्यादातर नदियां, इसके पहले अगर हम ये देखें मेकोंग नदी, तो ये भी कई देशों में बह रही है, और उसके बाद जो अगली नदी आई हमारे सामने जाम्बेजी, वो भी बहुत सारे देशों में प्रवाहित हो रही है।
और उसके बाद कहाँ जा रही, हिंद महासागर में। तो अब यहां पे ये सही है, ये सही है और ये 2 गलत। तो सही उत्तर क्या हो गया, सी, केवल 3 और 4। तो स्पष्ट है इसका जवाब। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल जो है, कभी कभी समाचारों में आने वाला दावाओ क्षेत्र का उल्लेख निम्नलिखित में से किस देश के मामले में संदर्भ में किया जाता है? फिलीपींस, चीन, केप वर्डे या अल्जीरिया? दावाओ क्षेत्र अभी चर्चा में क्यों है? वहां पे लैंडस्लाइड की खबरें और भूकंप से जुड़ी हुई खबरें आई थी, इस वजह से यह चर्चा में था। है कहां पे? तो इसका सही जवाब है, देखिए यह है फिलीपींस में। तो फिलीपींस में है, तो एक तरफ देखिए फिलीपींस सी है, यहाँ पे सुलू सी है और यहीं पे दावाओ क्षेत्र है। इस जगह पे ही लैंडस्लाइड की खबर अभी हाल ही में आई थी। तो ये किस जगह पे है, अब आइडिया लग गया आपको फिलीपींस कहाँ पे है दुनिया के नक्शे पर? एक बार आप इमेजिन करके देखिए, अगर अंदाजा लग रहा है, धीरे धीरे अपनी क्षमता को आपको ऐसे ही बढ़ाना है। तो ये थी हमारी अब तक की बातें। अब देख लीजिए, ये यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। अंदाजा लगाइए महासागर कौन सा है। चलिए अगला सवाल है अभ्यास प्रश्न। पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा लाता है। और उसके बाद कृषि में विशेषकर चावल सहित खरीफ फसलों के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। उपर्युक्त में से कितने प्रश्न सही हैं या कथन सही हैं? कथन सही है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी मुलाकात हमेशा आसानी से होती रहे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।